अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर कैसे शो करती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक क्यों है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक क्यों है। तो इसको एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ठीक है, इसका मेजर जो फ़ायदा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो हमने कहा था वो वाले मॉलिक्यूल जिनके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। दोज मॉलिक्यूल in which electrons are in unpaired form in anti-bonding molecular orbital are called paramagnetic elements or paramagnetic molecules and they are attracted towards magnetic field और ये magnetic field की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका उल्ट, इसका ऑपोजिट हमने कहा था ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन काज करते हैं, ये इससे दूर होते हैं, रिपल्शन काज करते हैं, अट्रैक्शन काज नहीं करते, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। आज का टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से बिल्कुल अलग है। आज जो है हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे। हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली जितनी आप लोगों ने पढ़नी थी। हमने विस्पर थ्योरी पढ़नी थी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी थी, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी थी, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी थी। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के हवाले से। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को पढ़ने से पहले ये बॉन्ड लेंथ होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ होता है दो एटम के दरमियान फासला कितना है। दो एटम के दरमियान फासला कितना है। बॉन्ड लेंथ दो एटम के दरमियान फासला कैसे कैसे हो सकता है। आयनिक रेडियाई हो सकता है, कोवलेंट रेडियाई हो सकता है, मेटालिक रेडियाई हो सकता है, वंडरवाल रेडियाई हो सकता है। लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के हवाले से कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ से क्या मुराद है। तो देखें कोई भी दो एटम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ एटम ए, एटम बी। इसको मैं ए बोल दूँ, इसको मैं बी बोल दूँ। अब एक एटम के सेंटर में भी न्यूक्लियस है, दूसरे एटम के सेंटर में भी न्यूक्लियस है। एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान कितना फासला है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम is called बॉन्ड लेंथ। उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। या यूँ भी लिखा जाता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। या एवरेज की जगह लिखा जाता है द मीन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अक्सर बुक के अंदर आप लोगों को मिलेगा मीन बॉन्ड लेंथ या एवरेज बॉन्ड लेंथ। अब मीन बॉन्ड लेंथ या एवरेज बॉन्ड लेंथ से क्या मुराद है। मीन बॉन्ड लेंथ और एवरेज बॉन्ड लेंथ सेम है, दोनों सेम है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है तो रियल में जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती, उसके अंदर बॉन्ड की लेंथ फिक्स नहीं होती। क्या मुराद है, इसमें बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं होती। जैसे दो एटम हैं, ए है और एटम बी है, इनकी बॉन्ड लेंथ आपस में फिक्स नहीं है। इनकी फिक्स से क्या मुराद है, इन दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड छोटा और बड़ा होता है, ऐसे स्ट्रेचिंग करता है।
आगे पीछे ऐसे एटम। सवाल ये है कि एटम रिपल्शन, इसको बोलते हैं रिपल्शन, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं और फिर अट्रैक्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे अट्रैक्शन शो की फिर रिपल्शन, रिपल्शन शो की फिर अट्रैक्शन, ऐसा क्यों होता है? तो देखें, एक एटम है, एक एटम के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से मुराद ये है इसके पास सेंटर में प्रोटॉन है। एक दूसरा एटम है, इसके भी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और सेंटर पे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों आपस में पास पास आएंगे। लेकिन जब इस एटम के इलेक्ट्रॉन एक दोनों पे सेम चार्ज है, जब सेम चार्जेस होता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये फिर क्या होगा? दूर जाएगा। जैसे दूर जाएगा फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से करीब आएगा। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बनती है, ऐसे जिस तरह ये दो बॉन्डेड एटम हैं तो इनके दरमियान ये हमेशा ऐसे वाइब्रेटिंग में रहते हैं। ठीक है, इन दोनों की इनकी हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज से मुराद ये है मैक्सिमम कितना पीछे जा रहा है, मैक्सिमम कितना आगे आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जितना पीछे जा रहा है उस टाइम जो बॉन्ड लेंथ है, और जब मैक्सिमम पास आ रहा है उस टाइम कितनी बॉन्ड लेंथ है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जो बॉन्ड लेंथ आपके पास निकलेगी वो मीन बॉन्ड लेंथ या एवरेज बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब सवाल ये है कि बॉन्ड लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? कितने मीटर बॉन्ड लेंथ है, कितने किलोमीटर बॉन्ड लेंथ है? तो याद रखें, इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ही छोटी होती है। बॉन्ड लेंथ छोटी से क्या मुराद है? इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है उसको मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को डिनोट किया जाता है A0 से। इसको डिनोट किया जाता है नैनोमीटर से। नैनोमीटर को डिनोट करते हैं NM से। इसको डिनोट किया जाता है पिकोमीटर से। पिकोमीटर को डिनोट करते हैं PM से। क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ये है, एंगस्ट्रॉम से मुराद होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर से मुराद होता है 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, जबकि जो पिकोमीटर है, पिकोमीटर से मुराद होता है 10⁻⁻12 पिकोमीटर होता है इससे मुराद। पिकोमीटर से मुराद 10⁻⁻12 पिकोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है, इतना मीटर का हिस्सा एक पिकोमीटर कहलाएगा। क्या मुराद इससे? इससे मुराद है 10 के ऊपर 10 हिस्से लगा लो। एक मीटर के 10⁻10 हिस्से कर दो। 10 पावर से मुराद ये है इसके आगे 10 ज़ीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जाके आप लोगों का बनता है 1 एंगस्ट्रॉम बनेगा। ठीक है, 1 मीटर के इतने हिस्से करें तो जो एक हिस्सा होगा वो एंगस्ट्रॉम कहलाता है। तब मैंने लिखा 10⁻10 मीटर के एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 0.000 10 ज़ीरो लगा के लास्ट आखिर पे 1 लगा लें और वो आपका जो साइज़ होगा, जो लेंथ होगी वो एंगस्ट्रॉम कहलाएगी। इस केस में आप 9 लगाएंगे, इस केस में आप 10 लगाएंगे। बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे करेंगे? तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एक मेथड का नाम है इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड, और दूसरे का नाम है एक्स-रे डायफ्रैक्शन। एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड है। इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी 2 एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये नहीं देखना, हमारा यहाँ पे इस जगह पे ये टॉपिक नहीं है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड, व्हाट इज़ एक्स-रे डायफ्रैक्शन
मेथड। जब एक्सरेज पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे, इसकी बात भी हम अभी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। किसी और वीडियो के अंदर हम इस पे अलग से बात करेंगे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इससे मुराद क्या है? तो इससे मुराद ये है, अब पीरियाडिक टेबल है, पीरियाडिक टेबल में हम क्या कहते हैं? तो पीरियाडिक टेबल में हम कहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? नॉन पोलर, नॉन पोलर। जरा व्हाट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल? दोज मॉलिक्यूल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बनते हैं वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे आपके पास है H2, जैसे आपके पास है F2, जैसे आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके अंदर सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन, 2 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, 2 आयोडीन। यह मैंने लिखा ग्रुप 7। और क्या हो सकता है? और आपके पास होता है कार्बन C2, C2 को बोलते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। में यूँ भी लिख सकता हूँ कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ। कितनी कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? तो हम कहते हैं कि पीरियाडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्या मतलब? अगर इसका एटॉमिक साइज़ छोटा है तो इसका साइज़ बड़ा, इसका साइज़ और बड़ा, और आयोडीन का और बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। इसके पास 2 शेल हैं, इसके पास 3, 4, 5 शेल हैं। जितने ज़्यादा शेल, इसका एटॉमिक साइज़ इतना ज़्यादा। अब 2 फ्लोरीन हैं, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये बॉन्ड लेंथ आ गई। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन, एक आयोडीन, एक आयोडीन, I2, एक आयोडीन, और ये दूसरा आयोडीन। इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब मैं कहता हूँ H2 के केस में, कार्बन कार्बन के केस में, सबसे पहले F2 के केस में मैं देखता हूँ, H2 और C2 को बाद में देखते हैं। F2 के केस में देखें, F2 के केस में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? तो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्मॉल होती है और होती है 148 पिकोमीटर। कितनी? 148 पिकोमीटर। साइज़ कम है तो एटम आपस में ज़्यादा पास आएंगे। जब ज़्यादा पास आएंगे तो इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा। Cl2 में देखें, एटम का साइज़ ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा आपस में पास नहीं आएंगे, इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। Cl2 के केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? तो बॉन्ड लेंथ है 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर। ब्रोमीन है, ब्रोमीन के केस में कितनी है? तो और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ 228 पिकोमीटर। ठीक है। I2 के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसके एटम का साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा इस केस में? जो आपके पास बॉन्ड लेंथ होती है वो 268 पिकोमीटर होती है। कितनी? 268 पिकोमीटर। अब अगर मैं कहता हूँ तो याद रखें, हम पहले पढ़ रहे हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनके दरमियान पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं है। किसी एक आयोडीन की एग्जांपल लूँ, आयोडीन किसी एक के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिवेलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में सेम है। इस वजह से किसी के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता। जब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मुराद है इसके पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। जब इसके पोल्स क्रिएट नहीं होंगे तो ये पोलर नहीं होगा। जब पोलर नहीं होगा तो ये नॉन पोलर इस वजह से ही कहलाता है। कुछ और भी देख लेते हैं इसके साथ एग्जांपल्स। ये तो आपके पास ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 यहाँ पे ख़त्म। हाइड्रोजन होता है H2 से मुराद एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। कितनी बॉन्ड लेंथ होती है इनके दरमियान? तो इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपके पास होती है 72 पिकोमीटर। 72 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के दरमियान कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? तो आपके पास होती है 158 पिकोमीटर, नहीं 154 पिकोमीटर। ठीक है, 154 पिकोमीटर।
अब ज़रा गौर से देखें, ठीक है। F2 से क्या मुराद है? एक न्यूक्लियाई से लेके दूसरे न्यूक्लियाई तक डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर 2 एटम हैं। 2 एटम को अगर हम अलग-अलग कर दें, जब 2 एटम को हम अलग-अलग करते हैं तो हम कहते हैं, या बल्कि यूँ समझे, हम ये कहते हैं कि 228 पिकोमीटर कितना डिस्टेंस है, तो हम कहते हैं कि 2 न्यूक्लियाई के दरमियान का ये डिस्टेंस है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये तो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान 2 एटम का डिस्टेंस है, कितने एटम का? 2 एटम का डिस्टेंस है। आप मुझे ये बताएं इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एक एटम का रेडियस कितना होगा? अगर मैं कहूँ आयोडीन के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है वो 268 पिकोमीटर है, 2 एटम की है, लेकिन मैं कहूँ एक एटम की बताएं तो कितना होगा? तो सिंपल सा जवाब ये है, इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। 2 हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, इस बॉन्ड लेंथ को मैं मानता हूँ 2 हाइड्रोजन की है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। आधी लेंथ जो होगी वो 1 हाइड्रोजन की वजह से है और आधी लेंथ जो होगी वो दूसरे हाइड्रोजन की वजह से मौजूद है। तब मैं इसको लिखूँगा 148 है, तो 148 का हाफ़ कितना है? तो 148 का हाफ़ जो आपके पास बनता है वो बनता है 74। कितना बनता है? 74 पिकोमीटर एक फ्लोरीन की है एटॉमिक फॉर्म में, यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। इसको डिवाइडेड बाई 2 करें, ऐसे डिवाइडेड बाई 2 करें 198 को, तो आपके पास बनता है 99 पिकोमीटर। 228 को हाफ़ करें तो आपके पास बनता है 114 पिकोमीटर। 268 है, 268 का हाफ़ करें तो आपके पास बनता है 431 134 पिकोमीटर। इसी तरह यहाँ पे 72 पिकोमीटर का हाफ़ करें तो आपके पास क्या बनता है 37, ये 72 नहीं 74 होता है, 74 मीटर। तो आपके पास एक की बन गया 37 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर का हाफ़ कितना है? तो 4 का तो आपके पास आ जाएगा 2 और 15 का जब आप हाफ़ में लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आता है? तो आपके पास ये आता है 7 और 1 4 और 7 77 पिकोमीटर आता है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको ये यहाँ तक की है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड लेंथ जो टॉप से बॉटम है, वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। बॉन्ड लेंथ 2 एटम के दरमियान बढ़ती चली जाती है जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन और C2 को भी देख लिया कि इनके दरमियान टोटल बॉन्ड लेंथ कितनी है। एक एटम के न्यूक्लियाई दूसरे एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड लेंथ कितनी है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस शेल। As the number of valence shell increases, so the atomic size will be increases. Due to increase in atomic size, the bond length as a result increases. Bond length is also increases, तो bond length भी बढ़ेगी। फिर हमने कहा 2 एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ इतनी है तो एक एटम की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 2 एटम के दरमियान जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है तो एक एटम ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? तो उसने 99 पिकोमीटर। यहाँ तक आपके पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इन दो को आपने याद रखना है, H2 और यहाँ से हम किसी की एग्ज़ाम्पल लेते हैं Cl2। इसको हम हेट्रोएटॉमिक के अंदर डिस्कस करते हैं क्या होता है वहाँ पे, तो देखते हैं। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो का मतलब सेम, एटॉमिक एटम्स, 2 सेम एटम्स। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, एटम 2 डिफरेंट एटम जब आपस में कंबाइन होंगे कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी उसे क्या बोलेंगे? उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? उन मॉलिक्यूल को बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से किसी 2 को हम चूज़ करते हैं, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन,
HCl, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों सेम एटम नहीं है। जब सेम एटम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ज़रा देखें क्या ये पोलर हैं, नॉन पोलर हैं? तो जवाब ये है कि क्या दोनों सेम एटम हैं? नहीं, दोनों सेम एटम नहीं है। तो एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। किसी एक की कम होगी, किसी एक की ज़्यादा होगी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है? तो आप लोग यहाँ तक पढ़ के आए होंगे, आप लोग ये पढ़ के आए होंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। अगर आपने इस डेफिनेशंस को अगर समझ के पढ़ा है तो आपको यहाँ पे मसला नहीं होगा कि किसी के ऊपर माइनस नेगेटिव और पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव क्यों आ रहा है। अगर आपने इसको कभी समझ के पढ़ा है, काफ़ी सारे बच्चों को ये आता होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिस एटम की दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है, उस सलाहियत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एटम जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से अपनी तरफ खींचेगा उस एटम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और पीरियाडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन साइज़ छोटा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो दूसरे से तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जो एटम जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होगा। पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 को इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी कहा जाता है कि ये आपके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। पीरियाडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है आपके पास फ्लोरीन फर्स्ट। सेकंड कौन सा है? सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड क्लोरीन नहीं, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड ऑक्सीजन। थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड नाइट्रोजन। पहला फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन। पॉजिटिव क्यों आता है? जो एटम जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो बंदा जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जो एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा किसी खींचने वाले को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। उस एटम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जो एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उस पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, या उस एटम को हम बोलेंगे कि दैट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अबिलिटी ऑफ एन एटम टू लास्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। वापस आए मेन टॉपिक की तरफ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इससे मुराद हुआ क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज पार्शली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। अब इसके पास इसके दो पोल्स बनते हैं, तो पोल्स की वजह से हम क्या बोलते हैं, ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है, हेट्रोएटॉमिक है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक लाइन है, इस लाइन से क्या मुराद है, कहता है कि ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ। क्या मुराद इससे, अभी बता देते हैं इससे क्या मुराद है। कहता है HCl के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है कितनी होगी। तो एक हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी थी, तो एक हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो थी वो हमने निकाली थी, कितनी है, 37 पिकोमीटर। HCl के अंदर कैलकुलेटेड निकालते हैं पहले, कैलकुलेटेड कितनी है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ का प्लस होना चाहिए। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 37 पिकोमीटर किसकी है, हाइड्रोजन की है।
क्लोरीन है, क्लोरीन की कितनी है, 2 क्लोरीन की 198, तो 1 क्लोरीन की 99 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर कितनी होनी चाहिए, 9716 और 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। इसका मतलब यह है कि इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल की जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा कैलकुलेटेड से कम होती है। कैलकुलेटेड हमेशा ज़्यादा, एक्सपेरिमेंटल हमेशा कम। जो कैलकुलेटेड है वो बॉन्ड लेंथ हमेशा ग्रेटर होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। इससे क्या मुराद है, कैलकुलेटेड से तो मुराद जो है हमने यहाँ से वैल्यूज़ ली, यहाँ पे पुट कर दी। जब हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटल देखेंगे तो HCl है, जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो HCl के अंदर एक्सपेरिमेंटल जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी 127 पिकोमीटर। जब हमने क्या किया, जब हमने किया एक्स-रेज डाइफ्रैक्शन एनालिसिस किया, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एनालिसिस की वजह से इसकी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ निकाली, तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ हमारे पास निकली 127 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर नहीं निकली। और 126 पिकोमीटर इज़ लेस दैन किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो कैलकुलेटेड ज़्यादा होती है जबकि एक्सपेरिमेंटल कम होती है। कैलकुलेटेड के लिए हम वैल्यूज़ होमोएटॉमिक से ही लेते हैं और एक्सपेरिमेंट हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसकी वजह है, एक ही वजह है, इसकी वजह है पोलैरिटी। इसकी वजह क्या है, पोलैरिटी। पोलैरिटी से क्या मुराद है, ये जो इसके ऊपर चार्जेस हैं, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल एक वर्ड्स में अगर इसका आंसर दें कि वाई द bond length in heteroatomic molecule, the calculated bond length is always greater and experimental bond length is less। तो इसका जवाब ये है ड्यू टू पोलैरिटी। पोलैरिटी से क्या मुराद है, इनके ऊपर चार्जेस हैं पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। क्या मतलब है चार्जेस, तो आपके पास जब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूँ, मैं कोई भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया क्लोरीन, दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं करेंगे। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। लेकिन जब मैं कहता हूँ एक एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब करीब आएंगे। जब दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। जितना न्यूक्लियाई करीब करीब, बॉन्ड लेंथ इतनी कम। तो इसकी वजह क्या है, ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज द टू एटम केम क्लोज टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, हेंस टू न्यूक्लियाई केम विथ ईच अदर, हेंस टू न्यूक्लियाई केम क्लोज विथ ईच अदर। दो न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास पास आते हैं। जब न्यूक्लियाई पास पास आते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। यहाँ तक है आपके पास। यहाँ पे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि वाई द बॉन्ड लेंथ इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, या यूँ पूछा जाता है वाई द कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ इन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो उसके अंदर हम ये आंसर देते हैं ड्यू टू पोलैरिटी, due to polar in nature, both atoms attract each other. Due to attraction, they came close with each other. When they close with each other, then bond length will be decreases. तो bond length decrease हो जाती है। यही आपके पास bond length है, इतना ही आपने पढ़ना है। जब होमोएटॉमिक की बात आएगी तो होमोएटॉमिक में आप ये सारी वैल्यूज़ आसानी से याद नहीं कर पाएंगे। आप याद नहीं कर पाएंगे 268, 228, 198, 148, 37, 77।
तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछा करते हैं कि सर क्या इन सारी वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है, सारी वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी नहीं है। कौन सी वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी है? तो आप यूँ याद करें कि एक हाइड्रोजन की वैल्यू याद कर लें 37 पिकोमीटर, और एक वैल्यू आप याद कर लें क्लोरीन की 99 पिकोमीटर। 99 का डबल से 37 का डबल। इन दोनों को क्यों याद करें? इन दोनों को याद करने की वजह यह है क्योंकि ये आप होमो एटॉमिक मालिक्यूल में भी एग्जांपल दे सकते हैं और हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल के अंदर भी यही एग्जांपल दे सकते हैं। उसके अलावा आपने एक 127 पिकोमीटर की वैल्यू याद रखनी है, ये तो आपको भूलेगी नहीं। जब 99 और 37 को प्लस करेंगे तो 136 ही आएगा। आज हमने क्या कुछ पढ़ा? समराइज़ टुडे व्हाट वी लर्न टुडे, या हमने अभी तक सीखा क्या है? तो हमने सीखा बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ। वी डिफाइंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज़ कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दो बॉन्डेड न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। फिर हमने कहा कि बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे किया जाता है। तो बॉन्ड लेंथ कोई बहुत लंबी नहीं होती, मीटर्स किलोमीटर्स में नहीं होती। छोटे से एटम है तो इनके दरमियान जो लेंथ है वो भी छोटी है। कितनी छोटी है? तो उस लेंथ को मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम से मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है पिकोमीटर से, उसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर से। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कि व्हाट आर द मेथड विच वी यूज़ टू मेजर द बॉन्ड लेंथ। तो हमने कहा देयर आर टू मेथड्स that are used to measure the bond length between two atoms. One method is called electron diffraction method, while second method is called X-ray diffraction analysis. फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा होमोएटॉमिक मालिक्यूल। होमोएटॉमिक मालिक्यूल के अंदर जो नॉन पोलर मालिक्यूल होते हैं उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ। तो हमने कहा व्हाट इज़ होमोएटॉमिक मालिक्यूल? होमो सेम एटॉमिक एटम, व्हेन टू सेम एटम आर कंबाइंड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, देन दिस बॉन्ड लेंथ इज देन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो उसको बॉन्ड लेंथ हम कहेंगे। फिर हमने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, टॉप से बॉटम की तरफ इनमें जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है? तो साइज़ इंक्रीज़ इस वजह से होता है क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ वैलेंस शेल इंक्रीज़ होते हैं। फिर हमने कहा हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल, और हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल के अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल के अंदर द कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ। फिर हमने इसका रीज़न बताया वाई द कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ। तो हमने इसका रीज़न बताया ड्यू टू पोलरिटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ड्यू टू पोलरिटी भी कह सकते हैं, या दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वन एटम कंटेन पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड एटम कंटेन पार्शली नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू पोलरिटी दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड हेंस द बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेज। तो बॉन्ड लेंथ हैंस द बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेज, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ तक ही आपके पास बॉन्ड लेंथ, और इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से। ठीक है, ये तो हमने बता दिया बॉन्ड लेंथ कि टॉप से बॉटम की तरफ पीरियोडिक टेबल में आएँ तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जाती है। इससे आगे हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में इतनी ही। थैंक यू।